ये कहानी भी उतनी ही बेहतरीन लेकिन खौफनाक है। तो चलिए अब सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। रास्ते, हम हमेशा इनसे जुड़े हुए होते हैं। हर वो चीज जो हम करते हैं, हर वो फैसला जो हम लेते हैं, उन तक जाने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए रास्ते ही तो होते हैं। लेकिन मैं तो इनसे बहुत ज्यादा ही जुड़ा हुआ हूं। मैं ड्राइवर जो ठहरा, अक्सर इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं हम। इन्हीं से तो दोस्ती होती है हमारी। घर वालों से ज्यादा वक्त तो इनके साथ बीतता है। अब क्या करे, रोजी है वीरा, करना तो पड़ता है। आखिर इसी से तो मेरा और मेरे घर वालों का पेट पलता है। मैं सुखबीर हूं, सुखबीर सिंह। जानता हूं कि नाम काफी आम है, लेकिन अपने पंजाब में ऐसे ही तो नाम होते हैं। चलो आज मैं आपको मेरी जिंदगी की सबसे बुरी याद, वो दास्तान सुनाता हूं। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि मैं एक ड्राइवर हूं और मैं हेवी गाड़ियां चलाता हूं, जैसे कि ट्रक, बसेस वगैरह। अपने शुरुआती दिनों में मैंने हेल्पर का भी काम किया था, ढिल्लन पाजी के ट्रक पर। फिर गाड़ी पर हाथ साफ कर और खुद से सीख कर ट्रक चलाने लगा। कुछ दिन बस चलाकर देखा था, लेकिन उसमें कमाई इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो मैं ट्रक पर वापस आ गया। जब अच्छी खासी कमाई होने लगी तो फिर कुछ सालों बाद मेरा हरजीत से विवाह हो गया और अब तो मेरी एक प्यारी सी गुड़िया भी है। मेरी ये दास्तान तब की है जब मैं ये काम यानी एक नई कंपनी में काम करना शुरू किया था। मैं यहां उस कंपनी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये कंपनी डिलीवरी वगैरह का काम करती थी। सामान कंटेनर ट्रक विच लोड होता था और मैं और रंजिते, मतलब मेरा हेल्पर, हम उस सामान को बड़े बड़े हाईवे से, छोटे कच्चे रास्तों से होते हुए एक शहर से दूसरे शहर ले जाते थे। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, काम में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वक्त पर तनख्वाह, खाने पीने का खर्चा अलग से और जरूरत पड़ने पर छुट्टियां भी मिल जाती थी। सब सही चल रहा था। ये घटना मेरी इस कंपनी में काम को शुरू करने के कुछ 2-3 महीने बाद की है। हम दोनों माल लेकर दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता किसी भानगढ़ किले से होते हुए जाता है। मतलब बिल्कुल पास से तो नहीं, लेकिन हाँ, वही कहीं से होते हुए जाता है। अब उस किले के बारे में और उस जगह के बारे में कई सारी बातें हैं, लेकिन काम तो काम होता है। अब माल को लेकर जाना है तो जाना है। अपने काम में टाइम का बड़ा पंगा रहता है जी। किसी भी हालत में डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम हाईवे लेते हैं और रात को थोड़ी सी दारू चढ़ाकर आराम से बैठ जाते हैं। मैं जानता हूं कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाना गलत बात है, लेकिन वीरे तुम खुद ही सोचो, 24 घंटे गाड़ी चलाते चलाते इंसान कितना थक जाता होगा। और रात को वैसे भी हाईवे पर गाड़ियां कम रहती है, तो बस थोड़ी सी दारू चढ़ाकर हम थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं ताकि थकान कम हो। तो अब रंजिते नेशनल हाईवे से गाड़ी भगा रहा था। रंजिते गड्डी का स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था और मैं कुछ पेग लगा रहा था। और उस वक्त मेरी आंखों पर नींद चढ़ी हुई थी। हल्की हल्की आंखें बंद होने लगी थी। फिर भी मैं बीच बीच में आंखें खोलकर देख रहा था कि वो सही सही गाड़ी चला रहा है या नहीं। देख रहा था कि कहीं उसने दूसरा रूट तो नहीं पकड़ लिया। रंजिते अपना मस्त होकर गाड़ी चला रहा था। मैंने करीब 11 बजे गाड़ी उसके हाथ में दी थी। उसी दौरान हमने मां संतोषी ढाबे पर खाना खा लिया था, तो अब बस आगे सुबह तक गाड़ी जयपुर लगानी थी। फिर अनलोडिंग का काम वही के लोग करने वाले थे। तब तक हम थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। वैसे भी मैंने रंजितू को यह बता कर रखा था कि सुबह 3 बजे गड्डी मुझे देनी है, क्योंकि उस वक्त आंख लगने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। और फिर आगे गाड़ी मैं अपने हाथ में ले लूंगा। गाड़ी आराम से चलती जा रही थी। मैं भी थोड़ा सीट पर पड़ा हुआ था। रात के कुछ 1 बज रहे थे शायद कि रंजीत ने एक मोड़ के पास गाड़ी ध्यान से मोड़ी और तभी खच करके आवाज आई। मेरी नींद तो गाड़ी मोड़ते वक्त ही खुल गई थी। जब खच की आवाज आई तो मैं समझ गया कि खोते दे पुत्र ने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया है। कुछ बड़ा ही होगा, क्योंकि वो कुत्ता वगैरह जानवर होता तो वो टकराते ही आवाज जरूर करता। मैंने धड़ से उसे थप्पड़ जड़ दिया और उसे चिल्लाते हुए कहा, ओए खोते, क्या कुचल दिया तूने? तब मैंने देखा वो कुछ नहीं बोल रहा था।
वो बस अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर आगे देख रहा है। गाड़ी अपनी जगह पर ही रुक गई थी और हम शायद जयपुर के करीब थे। वो जगह कौन सी थी वो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसपास कोई और गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों तरफ बस जंगल था और सब कुछ सुनसान था। मैं समझ गया कि कोई बड़ा सा जंगली जानवर होगा, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता था। न जाने कुछ और हुआ तो फालतू में कोई आफत गले ना पड़ जाए। मैंने फिर रंजीत से पूछा, अरे क्या था रंजीते, कुछ तो बोल। रंजीते ने हकलाते हुए कहा, वो औरत। बस और क्या था। वो सुनकर मेरी हालत तो ऐसी हो गई जैसे मेरी रगों को काटो तो खून न निकले। मैंने थोड़ा गुस्से में ही पूछा, अरे कहाँ है, लगा दिए तूने बेटे हमारे चक्कर अभी। तभी मेरे ध्यान में एक बात आई। रुको रुको 1 मिनट, रात 1 बजे कौन सी औरत थी ऐसे सुनसान हाईवे पर, और वो भी इस जंगल इलाके में? यहां तो आसपास कोई गांव, कोई बस्ती नजर नहीं आ रही। मैं थोड़ा सख्ते में आ गया था। मैंने वहीं से टॉर्च ली और रंजित को साथ लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। टॉर्च मारकर देखा तो आगे और पीछे के चक्कों पर खून तो नहीं था। फिर टॉर्च को पीछे रोड की तरफ मारा तो रास्ते के बीच में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने वहीं से रंजित को गाड़ी के पास रुकने का इशारा किया और वो बीच में क्या पड़ा हुआ था वो देखने के लिए उस चीज के पास चला गया। पास जाते जाते मैं इतना तो समझ गया था कि वो पड़ा हुआ कोई इंसान ही है, यानी कोई औरत है, क्योंकि वहां उसके लंबे लंबे सर के बाल दिखाई दे रहे थे। और जब मैंने एकदम पास जाकर देखा तो वो जैसे एक चमड़ी के बैग में हड्डी और मांस को भरकर कहीं फेंक दिया हो ऐसे पड़ी हुई थी। यकीन मानो, ड्राइवर का काम करते हुए मुझे 11 साल हो चुके हैं। अब तक मैंने कई एक्सीडेंट देखे हैं, लोगों के चिथड़े उड़ते हुए देखे हैं, लेकिन ऐसा नजारा मैं पहली बार देख रहा था। मैं समझ गया कि अगर किसी ने यह सब देख लिया और पुलिस केस हुआ तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जानी है। मैंने पीछे मुड़कर रंजित को कहना चाहा कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जा, कि तभी उस लाश में कुछ हरकत हुई। कट कट की आवाज सुनकर मैं झट से पीछे पलटा। अब ऐसे में आप क्या सोच सकते हो कि ऐसी हालत में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा उसे बयां करना सच में बहुत मुश्किल है। मैंने लोगों के जिस्म को अलग होते तो देखा था, लेकिन जुड़ते हुए पहली बार देख रहा था। खच खच और कट कट की आवाज करते हुए उसकी हड्डियां और मांस वापस जुड़ने लगा था, और कुछ ही पल में वो लाश किसी जिंदा इंसान की तरह मेरे सामने खड़ी थी। उसके कपड़े नहीं थे, लेकिन जिस्म पर सब तरफ कटा हुआ था और वहां से खून रिस रहा था। उसके नाखून और बाल काफी बड़े थे। उसको जुड़ता हुआ देख मैं तब तक उस लाश से थोड़ा दूर चला गया था, लेकिन टॉर्च से उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर नाक ही नहीं थी, उस जगह पर बस एक गड्ढा था जैसे किसी खोपड़ी के अंदर होता है। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे कि मानो जैसे हमारे बाल पानी के अंदर लहराते हैं। मैं अपनी जान हथेली पर लिए गाड़ी के अंदर जाने लगा और भागते भागते रंजीते से कहा, रंजीते गाड़ी को भगा भगा गाड़ी को। लेकिन मैं दूसरी तरफ से गाड़ी के अंदर गया तो तब तक रंजीते अंदर नहीं आया था। मैंने बाहर झांक कर देखा तो वो नीचे रास्ते पर पड़ा हुआ था। मैं नीचे कूदने ही वाला था कि वो लाश भयानक तरह से चिल्लाती हुई भागी आई, और वहां आते ही वो रंजीत के ऊपर बैठकर उसके मुंह में अपनी लंबी लंबी उंगलियां डालकर उसकी जुबान को खींचकर बाहर निकाल लिया। रंजीते तड़प रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था कि तभी उस लाश ने रंजीते के गले को पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठा लिया। एक हाथ से उसने उसके गले को पकड़ा हुआ था तो दूसरे हाथ से उसी की जीभ को अपने मुंह में डाले हुए वो लाश मुझे अपनी काली काली आंखों से देख रही थी, मानो उस वक्त वो मुझसे ये बोल रही हो कि आओ आकर ले जाओ इसे। वो नजारा इतना भयानक था, इतना खौफनाक था कि मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं थी। जब मैंने कुछ नहीं किया तो उस लाश ने एक बार में ही रंजीते के गले में अपने दांत गड़ा दिए और उसकी सांस की नली को अपने दांतों से उधेड़ दिया। मैं अब कुछ नहीं सोच पा रहा था। मेरे सामने साक्षात मौत खड़ी थी।
मैंने किसी तरह गाड़ी की चाबी दी और एक्सीलेटर पर अपना पैर जमा दिया। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मैं उस रास्ते पर बस गाड़ी भगाता जा रहा था। रंजीत के बारे में सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिमाग में कितना कुछ चल रहा था कि एक पल में ये क्या से क्या हो गया। अभी कुछ वक्त पहले रंजीत मेरे साथ था, मुझसे बात कर रहा था, और अब वो नहीं है। क्या जवाब दूंगा मैं उसके घर वालों को? कौन यकीन करेगा मेरा? और न जाने क्या क्या आ रहा था मेरे दिमाग में। 4-5 किलोमीटर तेजी से आगे जाने के बाद थोड़ा होश संभालने ही लगा था कि मेरी नजर साइड मिरर पर चली गई। वो अब भी भाग रही थी, गाड़ी की रफ्तार की तेजी से। वो अब भी मेरे पीछे थी। मैं तब गाड़ी को करीब 100 से ज्यादा की स्पीड से भगा रहा था और वो उसी रफ्तार से मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मेरा गला सूखने लगा था। ऐसा लगा कि यह सब मेरी मौत के साथ ही रुकेगा। सोच सोच के और डर के मारे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैं तब बेहोश होने ही वाला था कि सामने एक रोशनी सी दिखाई दी। उस रोशनी को देखा तो वो एक माता रानी का मंदिर था। छोटा सा था लेकिन वही रास्ते के किनारे था। जैसे ही मेरी गाड़ी उसके पार हुई तो वो मुझे फिर से दिखाई नहीं दी। जब मैं उस मंदिर से पार हो रहा था तो एक बार के लिए माता रानी के ऊपर मेरी नजर पड़ी थी। ये वही लम्हा था जब मानो मेरे दिल को हिम्मत मिली थी और मैं बेहोश होते होते बचा था। सुबह 5 बजे तक मैं एक छोटे से शहर पहुंचा। मैंने गाड़ी को वहीं रोक दिया। पहले ढेर सारा ठंडा पानी पिया, अपने आप को शांत किया। तब भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी से कुछ बात करूं। अंधेरा अभी पूरा हटा नहीं था। मैं वहीं एक खाट पर बैठा हुआ था। रंजीत के बारे में सोचकर मैं बस रोए जा रहा था। थोड़ी थोड़ी आवाज से भी उस वक्त मुझे डर लग रहा था। वो लम्हा मुझे बार बार याद आ रहा था जब वो डायन मेरे पीछे भाग रही थी और उसके हाथ में रंजीत का सर था। उस लाश ने उसके बालों को पकड़कर, अब आगे नहीं बोल पाऊंगा। और तभी मेरी हालत देख एक आदमी मेरे पास आया। कुछ लोग भी उसके साथ थे। उसने थोड़ी बात की तो मुझे थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ। मैंने उसे वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ था। तब उसने मुझसे कहा, यहां ऐसे कभी कभार ही होता है। वो इलाका अघोरियों का है। वहां कभी कभी अघोरी साधु लोग डाकिनी की साधना करते हैं और उस साधना के दौरान उसका कोई अंग काटकर अपने पास रख लेते हैं ताकि उसको वो अपने वश में कर सके। इसी वजह से वो डाकिनी उन अघोरियों को तो कुछ कर नहीं पाती, लेकिन हद से ज्यादा आक्रामक हो जाती है। तुम पहले नहीं हो भाई, 4 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था यहां। उस हादसे के बाद मैंने अपने आप को संभाला, मालिक को फोन करके पूरी घटना बता दी। आगे कोई तकलीफ न हो इसलिए मालिक के कहने के मुताबिक पास के पुलिस थाने में जाकर जैसे मालिक ने बताया था उस तरह से रिपोर्ट दर्ज की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसी हाईवे के 5 झाड़ियों से रंजीते की लाश को बरामद कर लिया। उस दौरान मैंने जयपुर पहुंचकर सामान की डिलीवरी कर दी और फिर आते वक्त एक गांव के रास्ते से वापस आ गया। एक ऐसे रास्ते से जहां मुझे हर कुछ किलोमीटर में घर या लोग दिखाई देते थे। रंजीत के बारे में मेरे मालिक ने उसके घर वालों को एक्सीडेंट की बात बता दी। उनको मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे दिए। रंजीते की मौत की जांच के लिए मुझे कुछ दिनों तक पुलिस स्टेशन आना जाना पड़ा, लेकिन दुख मुझे इस बात का नहीं था। दुख इस बात का था कि मैं उसे बचा नहीं सका। मैं कुछ नहीं कर पाया। पुलिस की जांच में उन्होंने इसे किसी जंगली जानवर का हमला बताया। मुझे रंजीते की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था। मालिक ने खुद मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने को कहा। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद मैंने वापस काम जारी किया। आज भी करता हूं, लेकिन वो रात मैं आज भी भूला नहीं हूं। बस अब भगवान पर भरोसा बढ़ गया है। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, उनकी बस प्रतिमा देखी है, लेकिन यकीन रखते हैं कि भगवान वैसा ही होगा। और भगवान पर यकीन रखना अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं किस रास्ते हमें कौन मिल जाए।
ये कहानी हमें भेजी है सूरज ठाकुर जी ने। ये कहानी उन्होंने अपने एक दोस्त के अनुभव के ऊपर लिखी हुई है। तो अब कहानी को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रमेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा परिवार कभी भी भूत प्रेत ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जो मेरे पिताजी के साथ हुआ था उसके बाद से मेरा परिवार खौफ में जीने लगा है। ये उस वक्त की बात है जब ज्यादातर घरों में टेलीविजन नहीं हुआ करते थे और लोग मूवी देखने के लिए सिनेमा घरों में जाना पसंद करते थे। तब मेरे पिताजी को मूवी देखने का बहुत शौक था। वो हर शुक्रवार मूवी देखने के लिए पास के इलाके में जाया करते थे और उन्हें ज्यादातर शुक्रवार की रात में ही मूवी देखना पसंद था। इसलिए वो रात अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर मूवी देखा करते थे। अब जाहिर है कि देर रात का मूवी देखने की वजह से उन्हें घर आने में बहुत देर हो जाती थी। हमारे घर से सिनेमा हॉल करीबन 5 किलोमीटर दूर था। इतनी रात उन्हें कभी भी कोई वाहन नहीं मिलता था। दरअसल मेरा घर ग्रामीण क्षेत्र में है और उस समय गांव इलाकों में इतने वाहन नहीं हुआ करते थे। इसलिए मेरे पिताजी और उनके चारों दोस्त हमेशा सिनेमा घर से पैदल घर आया करते थे। रास्ता भले ही 1 घंटे का था, लेकिन हंसी मजाक करते करते वो 1 घंटे का रास्ता उन्हें 15 मिनट का लगता। ऐसे ही एक दिन हमेशा की तरह वो सारे लोग वापस घर आ रहे थे कि तब उनके बीच किसी ने मानव भेड़िया की बात छेड़ दी। तब पिताजी का एक दोस्त बोला, पता है, सुनने में आया है कि मानव भेड़िया को अपने गांव के लोगों ने गांव के ही आसपास कहीं देखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। गांव का कोई आदमी अपने खेतों में पानी लगा रहा था। तब उसे कुछ दूर कोई इंसान नजर आया, लेकिन वो इंसान जैसा खड़ा था, जिस तरह से रुका था, वो देख ऐसा लग रहा था मानो वो सिर्फ इंसान की टांगे हो और ऊपर का हिस्सा किसी और का हो। तो उस आदमी ने उस परछाई की तरफ टॉर्च डाली। तब उसने जो देखा वो देख उस आदमी के शरीर से बिजली दौड़ गई। उस आदमी ने अपनी टॉर्च बंद की और अपने ट्यूबवेल की तरफ दौड़ लगा दी। वो आदमी ट्यूबवेल के पास पहुंचा और वही ट्यूबवेल पर जो कमरा बना हुआ था उसके अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और वो अपनी सांसें रोककर बस कुछ देर वहीं बैठा रहा कि तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जानवर जोर जोर से सांस ले रहा हो। वो ट्यूबवेल पर बना वो छोटा सा कमरा इतना मजबूत नहीं था। ऊपर छत की तरफ छत और दीवार में भी बड़े बड़े गैप्स थे। वो आदमी अपने आप को शांत कर एक दीवार से चिपक कर बैठा हुआ था। उसे यह महसूस करते देर नहीं लगी कि जिस दीवार से वो चिपक कर बैठा हुआ है उसके दूसरी तरफ कोई है। दीवारों पर नाखून कुरेदने की आवाज आ रही थी। वो आदमी दीवार से दूर हटने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक लंबा सा हाथ उस दीवार में छेद करता हुआ अंदर आ गया और एक झटके में ही उस आदमी को गले से पकड़कर बाहर खींच लिया। तभी मेरे पिताजी बीच में ही बोल पड़े, तुम जो ये सब बता रहे हो ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं सुना। अपने ही गांव की बात है तो हमें पता कैसे नहीं। तब उनका दूसरा एक दोस्त बोल पड़ा, अरे आप खामखा चिंता कर रहे हो। अरे भाई, इन्हें कहानी लिखने का शौक है और हमें डराने के लिए चलते चलते ही इन भाई साहब ने ये नई कहानी बना दी है। उस दूसरे शख्स की बात सुनकर जो भाई साहब कहानी सुना रहे थे वो भी थोड़ा हंसने लगे और उन्होंने हंसते हंसते ही कहा, कहानी जैसी भी हो लेकिन डरावनी तो थी ना। इस सब के दौरान उस कहानी को सुनकर रवि के तो पसीने छूट गए। उसे वो सब कुछ सच लगने लगा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब मेरे पिताजी और उनके सभी दोस्त रवि की हालत देख उस पर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। रवि और मेरे पिताजी दोस्त तो थे, लेकिन उनमें इतनी अच्छी से बनती नहीं थी। उस रात ऐसे ही हंसी मजाक करते करते सब अपने अपने घर पहुंच गए। अगले शुक्रवार के दिन पास ही के गांव में रवि की बहन की शादी थी और रवि ने अपने सारे दोस्तों को शादी में बुलाया था, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं बुलाया था। पिताजी जानते थे कि रवि उन्हें पसंद नहीं करता है, तो उस दिन मेरे पिताजी के दूसरे दोस्त उन्हें लेने हमारे घर पर आ गए, लेकिन शायद उन्हें पता ही नहीं था कि रवि ने मेरे पिताजी को बुलाया नहीं है। तब मेरे पिताजी तैयार होकर तो बैठे हुए थे, लेकिन शादी में जाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा की तरह
वो अपने काम से मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन तब मेरे पिताजी ने अपने दोस्तों से झूठ कहा कि उनका पहले से ही प्लान बना हुआ है। उनका पास के गांव में एक दूसरा काम भी है और वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उस काम के बाद वो रात में मूवी देखने जाने वाले हैं। उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन बिना निमंत्रण के वो शादी में जाना नहीं चाहते थे। शायद ही उन्हें अपमान जैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये बहाना बनाकर दोस्तों को टाल दिया। तभी उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी गांव से बाहर कहीं जा रही है, और फिर पिताजी अपने दोस्तों को अलविदा कर उस बैलगाड़ी में बैठ गए। अब दिन बीत चुका था और रात का वक्त हो गया था। पिताजी ने जैसा कहा था वो रात को सिनेमा देखने निकल पड़े। जब वो सिनेमा घर पहुंचे तो देखा कि उस रात कोई हॉरर मूवी का शो है। बिना कुछ सोचे उन्होंने रात के शो की एक टिकट ले ली और वो सीधे सिनेमा घर के अंदर चले गए। अंधेरे हॉल में वो अपनी सीट को ढूंढते हुए सीट पर जा बैठे। उन्होंने अपने आसपास देखा, लेकिन उस दिन मूवी देखने ज्यादा लोग नहीं आए थे। उस सिनेमा घर में बस 12 से 15 लोग ही नजर आ रहे थे। तब उन्हें यह ध्यान में आया कि दरअसल वो एक हॉरर मूवी थी और इसीलिए आज ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन अब बीच में ही मूवी छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बस बैठे रहे। जब वो मूवी देख रहे थे तब उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई उन्हें उस सिनेमा घर के कोने से घूर रहा है। पिताजी ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पिताजी तो लगभग डर ही गए थे। उन्होंने फिर से अपना ध्यान मूवी पर लगाया, और फिर मूवी देखते देखते कब उनकी आंख लग गई उन्हें भी पता नहीं चला। कुछ वक्त बाद उन्हें बहुत गर्मी होने लगी। गर्मी की वजह से जब उनकी आंख खुली तब तक मूवी खत्म हो चुकी थी। वहां आसपास कोई भी इंसान नहीं था। अंदर बस घना अंधेरा था, इतना घना अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ तक दिखाई ना दे। मेरे पिताजी का डर से बुरा हाल हो चुका था। वो उस अंधेरे में ही किसी तरह टटोलते हुए एक दरवाजे तक आ पहुंचे। दरवाजा बाहर से बंद था। वो जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगे। उस आवाज को सुनकर बाहर जो चौकीदार था वो दौड़कर ही वहां आ गया। उसने झट से बाहर से दरवाजा खोला और पिताजी को सिनेमा हॉल से बाहर निकाला। एक पल के लिए उस चौकीदार को लगा कि वो चोर ही है, तो पिताजी ने उसे अपनी टिकट दिखाई और उसे समझाया कि आंख लगने की वजह से वो कैसे अंदर ही अटक गए थे। वहां का जो ऑपरेटर था उसने भी लोग बहुत कम होने की वजह से हॉल को चेक नहीं किया था और फिर वैसे ही गेट को बंद कर दिया। आखिरकार उनकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें घर जाने दिया, लेकिन तब तक रात का लगभग 1 बज चुका था। एक बार को तो मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं यहीं रुक जाता हूं और सुबह होने पर यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन सुबह उन्हें अपने काम पर भी जाना था, तो उन्होंने जल्दी घर पहुंचने का सोचा और वो वहां से धीरे धीरे चलने लगे। वो करीब 2 किलोमीटर ही चले होंगे कि तभी उन्हें अब तक की सारी डरावनी कहानियां और डरावनी मूवीज याद आने लगी। वो माहौल ही कुछ ऐसा था कि कहानी याद आना तो नॉर्मल था। पिताजी ने उन सब से अपना ध्यान हटाया। ध्यान हटाने के लिए वो किसी गाने को गुनगुना रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई मानव भेड़िया जैसा उनके रास्ते में खड़ा है। लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास भी हुआ कि वो बस उनके मन का वहम है, क्योंकि जब वो थोड़ा आगे चले गए तो वो बस एक सूखा और टूटा हुआ पेड़ था। लेकिन डर अब पिताजी के मन पर हावी होता जा रहा था और उसी के चलते वो और तेज चलने लगे थे। अब वो करीबन 3 किलोमीटर का रास्ता पार कर चुके थे और तब उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे ही चला आ रहा है। उसके जोर जोर से चलने की आवाज आने लगी। वो पीछे देखना तो चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस सोच ही रहे थे कोई जानवर तो उनके पीछे नहीं आ रहा। और तब उन्होंने चलने के बजाय धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए पिताजी को यह एहसास हुआ जैसे उनके कंधे पर कुछ है और उनकी चीख निकल गई। उन्होंने झट से उस चीज को कंधे से हटा दिया। जब उन्होंने नीचे देखा तो वो बस एक सफेद कपड़ा था, लेकिन डर के मारे उनकी सांसें अब तक तेज हो चुकी थी। उन्हें बार बार अपने आप को समझाना पड़ रहा था कि वो सब बस एक वहम है। मेरे पिताजी अब तक काफी परेशान हो चुके थे और तभी उन्होंने अपनी नजर उठाकर रास्ते पर पीछे देखा। उनसे कुछ दूरी पर
एक औरत सफेद साड़ी पहने रास्ते के बीच में खड़ी थी। उसे देख उनका दिल जैसे रुक सा गया। कुछ ही पल में वो आकार हवा की वजह से किसी कपड़े की तरह रास्ते पर गिर पड़ा। लेकिन न जाने तब उन्होंने ऐसा सोचा कि यह भी अब तक हुए वहम के जैसा कुछ होगा और वो कपड़ा हवा में उड़ता हुआ वहां आया होगा और उन्हें वो किसी सफेद साड़ी पहने औरत जैसी लगी होगी। अब पिताजी धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे थे। वो कपड़ा हवा से हिल रहा था। पिताजी की धड़कनें तो बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी वो देखना चाहते थे कि वो क्या है। जब वो आगे बढ़े जा रहे थे तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई है। जब उन्होंने अपने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था और फिर उन्होंने पलटकर देखा तो वहां फिर उन्हें किसी औरत जैसी आकृति नजर आई। अब की बार उनकी हालत ही खराब हो गई थी और वो बहुत ज्यादा डर गए। वो सीधे अपनी घर की तरफ भागने ही वाले थे कि उन्होंने देखा वो औरत बिल्कुल उनके सामने खड़ी है और धीरे धीरे मेरे पिताजी की ओर बढ़ती आ रही है। मेरे पिताजी अपनी जगह पर ही जम गए। न उनमें आगे जाने की हिम्मत थी और न ही पीछे आने की। अब तो वो औरत बिल्कुल उनके पास आ चुकी थी। उसका चेहरा देख मेरे पिताजी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। पिताजी के पैर इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि उनसे उठा तक नहीं जा रहा था। वो अपना होश खो रहे थे। उनकी आंखें बंद होने लगी थी कि तब एक पल के लिए उन्होंने उस औरत का चेहरा ठीक से देखा। वो चेहरा ऐसा था मानो उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके बालों के बीच सर पर जख्म का बहुत गहरा निशान बना हुआ था, मानो उसके चेहरे पर तेजाब डालने से पहले उसे चाकू से उसके मुंह पर मारा गया हो। उसकी आंखें खून जैसी बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थी। यह ऐसा मंजर देखने से तो कोई भी बेहोश हो जाए और यही मेरे पिताजी के साथ भी हुआ। वो भी डर के मारे बेहोश हो चुके थे। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थे। उनके आसपास सभी घर वाले उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जब पिताजी ने आंखें खोली तो ये देख मेरी दादी खुशी से रोने लगी। पिताजी को होश तो आया था, लेकिन उनका सर अब भी भारी भारी था। जब पिताजी ने अपनी मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने बाद उन्हें होश आया है। होश आने तक ऐसा लग रहा था मानो मेरे पिताजी के शरीर में कोई और ही रहता है। रात को वो अजीब तरह से आवाज निकाला करते थे और घर वालों को कुछ भी भला बुरा बोलते हुए गालियां देते थे, जिसके कारण शुरू में तो दादाजी ने पिताजी को बहुत मारा। ये सब तब से शुरू हुआ था जिस रात रवि की बहन की शादी थी। उस रात पिताजी सड़क पर बेहोश पड़े थे, लेकिन अच्छा हुआ कि शादी से अपने घर लौट रहे बारातियों ने पिताजी को देखा। उन्होंने तुरंत पिताजी को उठाकर रवि के घर पहुंचा दिया और रवि के घर वालों ने पिताजी को हमारे घर लाकर छोड़ दिया। जब पिताजी घर आए तब भी वो बेहोश थे। पिताजी को सीधे दूसरे दिन रात को 1 बजे के करीब होश आया। जब उन्हें होश आया तो वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहे थे, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। तब से वो होश में तो थे, लेकिन वो मेरे पिताजी नहीं थे। उनके अंदर से कोई और ही बात करता था। रात ठीक 1 बजे के बाद पिताजी बुरी बुरी आवाजें निकाला करते और मेरे घर वालों को भी गालियां देते थे। दादी को मालूम था कि पिताजी के ऊपर कोई बुरा साया आया है, तो उन्होंने पिताजी को अपने गुरु को दिखाया और उन्हें वो सारी बात बताई। जब उनके गुरु ने घर आकर पिताजी की हालत देखी तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी पर किसी चुड़ैल का साया है, लेकिन यह काम थोड़ा मुश्किल है। मतलब उस चुड़ैल को वो मेरे पिताजी के शरीर से हटा तो देंगे, पर इसके आगे गुरुजी कुछ नहीं बोले, जैसे उन्हें कुछ पता था। गुरुजी ने पिताजी को बचाने के लिए और पिताजी के शरीर से उस चुड़ैल को हटाने के लिए एक पूजा आरंभ की। लगभग 17 दिन तक वो पूजा चली। पिताजी करीब 20 से 22 दिन बाद अपने होश में आने लगे और हम घर वालों को पहचानने लगे। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 1 महीना लग गया था। तब पिताजी बिल्कुल ठीक हो चुके थे, लेकिन वो चुड़ैल उनके आखिरी वक्त तक उनके साथ थी।